Hello everyone. Hello everyone. हेलो एवरीवन, आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में. सो एवरीबॉडी लाइट अप योर इनविजिबल सिगरेट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मैंने पिछले वीडियो में ट्राई किया था लाइव स्ट्रीम करके कि मैं शायद फ्रेडरिक नीत्शे की पूरी फ़िलॉसफ़ी उसी लाइव स्ट्रीम में कवर अप कर दूं, पर ऐसा कर नहीं पाया. मेरे सामने इस समय कॉपी रखी हुई है जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू रीड दैट लाइक अ स्पीच. एंड तुम सब अगर बैठे हुए हो सुन रहे हो मुझे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉपी पेन निकाल लो, वरना ऐसे पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हो, एक स्पीच की तरह. तो पूरी फ्रेडरिक नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी इस स्पीच में कवर अप है. और इसके बाद शायद जो भी तुम किताब उठा के पढ़ो फ्रेडरिक नीत्शे की, तुम समझ जाओगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. आज मैं तुम्हें क्रक्स देने वाला हूँ फ्रेडरिक नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी का. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. लिसन केयरफुली. फ्रेडरिक नीत्शे एक ऐसे फ़िलासफ़र थे जो सारे फ़िलासफ़र से बहुत अलग थे. जहाँ एक साइड सारे फ़िलासफ़र इस बात पर फोकस करते थे कि रीज़न या आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है किसी काम को करने के पीछे, दूसरी साइड फ्रेडरिक नीत्शे थे जो फोकस करते थे आदमी पर, कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है उस आर्ग्यूमेंट को देने वाला कौन है. उस आर्ग्यूमेंट के पीछे बैठे हुए इंसान को देखना चाहते थे फ्रेडरिक नीत्शे, क्योंकि इंसान ही वो पॉइंट है जिससे समाज बनता है, और समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से देश. सो राष्ट्र से वर्ल्ड, सॉरी. तो फ्रेडरिक नीत्शे इस बात पर फोकस करते थे कि कोई जो बात है वो किस पॉइंट से आ रही है, इंसान के किस पॉइंट से आ रही है. इज़ इट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ और इज़ इट द पॉइंट ऑफ वीकनेस. तो समझ लो एक अमीर इंसान है जो कहता है कि पैसे यार बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, या फिर पैसा सब कुछ नहीं होता. ये एक अमीर आदमी बोलता है. दूसरी साइड यही सेम बात एक गरीब आदमी बोलता है, पैसे सब कुछ नहीं होते. तो दोनों ने यहाँ पे सेम बात बोली, पर दोनों की बातों में ज़मीन और आसमान का अंतर है. हो सकता है ये जो दोनों बात बोल रहे हैं इसके पीछे वो रीजनिंग भी डेवलप सेम कर लें. क्यों नो कि मुझे हैप्पीनेस तो इससे मिल जाती है, उससे मिल जाती है, पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है. तो इसके रीजनिंग भी डेवलप कर ली दोनों ने सेम, पर अभी भी दोनों की बातों में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा. दोनों जहाँ से बोल रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि एक बात स्ट्रेंथ से आ रही है और दूसरी बात वीकनेस से. एक और एग्जांपल लेते हैं. समझ लो एक बॉडी बिल्डर है जो कहता है कि वज़न उठाना ही सब कुछ नहीं होता. दूसरी साइड एक कमज़ोर आदमी है जिससे शायद 10 किलो भी ना उठे. वो कहता है अरे वज़न उठाना भी सब कुछ नहीं होता. यहाँ पर दोनों सेम बात बोल रहे हैं, पर दोनों के पॉइंट्स अलग अलग हैं. एक इंसान बोल रहा है वीकनेस से और दूसरा इंसान बोल रहा है स्ट्रेंथ से. जो बात ताकत या स्ट्रेंथ से आ रही है वो इंसान चाहता है कि वो दुनिया के डिफरेंट और एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करे, और जो बात वीकनेस से आ रही है वो दुनिया के एवेन्यूज़ को तो एक्सप्लोर नहीं ही करेगा, वो इस बात से भी चूक जाएगा कि वो पैसे कमा सके. यानी वो सारे एवेन्यूज़ को क्लोज कर देगा. तो जो बात कमज़ोरी से निकल कर आ रही है वो कमज़ोरी को बनाए रखना चाहती है या फिर और तुम्हें कमज़ोर कर देना चाहती है. एक गरीब इंसान जब ये बोलेगा कि पैसा कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ खुद को पैसे कमाने से रोकेगा. वो खुद को इस बात से रोक लेगा कि वो ज़िंदगी के अलग एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि सारे एवेन्यूज़ में पैसा लगता है. एक कमज़ोर आदमी जो बोलेगा कि वज़न उठाना कुछ नहीं होता, तो वो खुद को इस बात से भी रोक लेगा कि वो पहाड़ चढ़ पाए, ताकतवर बन पाए. क्यों?
क्योंकि पहाड़ चढ़ने में भी भाई ताकत लगती है। तो वो दुनिया के अपने डिफरेंट एवेन्यूज से भी खुद को रोक लेगा एक्सप्लोर करने से। तो इन शॉर्ट में अगर कहोगे तो जो बात कमज़ोरी से आ रही है वो कमज़ोरी को ज़िंदा रखेगी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी बेसिस पर फ्रेडरिक नीचे लोगों की मोरालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली मोरालिटी है स्लेव मोरालिटी और दूसरी मोरालिटी है मास्टर मोरालिटी। तो जो स्लेव मोरालिटी है उस पर फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि वो मोरालिटी जो इंसान की कमज़ोरी से निकले ताकि कमज़ोरी बनी रह सके, उसे हम स्लेव मोरालिटी कहते हैं। थोड़ा और अभी डिटेल में देखेंगे इसे। दूसरी साइड मास्टर मोरालिटी है। तो फ्रेडरिक नीचे इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, वो साफ साफ नहीं बताते कि मास्टर मोरालिटी क्या है, कहाँ से आती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा, कि जो मास्टर मोरालिटी है वो स्लेव मोरालिटी की उल्टी होगी, यानी उसके उलट होगी। तो जैसे अगर स्लेव मोरालिटी कमज़ोरी से निकल कर आ रही है तो मास्टर मोरालिटी हो सकता है ताकत से निकल कर आए। जैसे फ्रेडरिक नीचे स्लेव मोरालिटी को इनडायरेक्ट मोरालिटी कहते हैं, क्योंकि स्लेव मोरालिटी को फॉलो करने वाला इंसान अपनी सारी विशेस इमेजिनेशन में फुलफ़िल करता है। तो हम उसके उलट कह सकते हैं कि जो मास्टर मोरालिटी का इंसान होगा, जो वो अपनी विशेस रियलिटी में फुलफ़िल करेगा, उसे हम डायरेक्ट मोरालिटी कह सकते हैं। या फिर वो पावर रखेगा अपनी विशेस को फुलफ़िल करने की, भले वो अच्छी हो या बुरी। तो फ्रेडरिक नीचे का जन्म काफ़ी रिलीजियस फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी प्रीस्ट थे, तो उन्होंने रिलीजन और रिलीजियस मैन को काफ़ी पास से देखा था, इसलिए शायद उन्होंने रिलीजन के पागलपन को भी काफ़ी करीब से देखा। वो समझते थे रिलीजन के पागलपन को, तो वो चाहते थे कि इस रिलीजन के पागलपन को ख़त्म कर पाए। रिलीजन जिसने इंसान को पावरलेस कर दिया इस रियलिटी में। पर एक और बात, रिलीजन ने इंसान को पावरफुल कर दिया है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में, हेवन और हेल में, जहाँ पे वो लिमिट से ज़्यादा पावरफुल है, अपनी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकता है उस इमेजिनरी वर्ल्ड में। ही इज़ पावरफुल इन दैट इमेजिनरी वर्ल्ड, बट व्हेन इट कम्स टू रियल वर्ल्ड ही इज़ द मोस्ट पावरलेस बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। तो इसी को फ्रेडरिक नीचे अदर वर्ल्ड कहते हैं, वो जो इमेजिनरी दुनिया है जहाँ पे रिलीजियस आदमी पावरफुल है। और इसी इमेजिनरी वर्ल्ड को, या फिर कह लो इसी इमेजिनरी वर्ल्ड से एक और क्रिएचर निकल के आते हैं जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। दुनिया को कंट्रोल ही क्या है, जिन्होंने दुनिया को बनाया है वो है गॉड। तो एक रिलीजियस आदमी के लिए ये दुनिया एक टेस्टिंग ग्राउंड है। असली दुनिया अदर वर्ल्ड है जहाँ तुम्हें जाना है, उन्हें जाना है। तो रिलीजन ने इस दुनिया को और इस दुनिया में लोगों को कमज़ोर बना दिया। इस वजह से जहाँ जहाँ रिलीजन फैला वहाँ के लोग ह्यूमन एम्पावरमेंट में सबसे पीछे हैं, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं अभी थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। हाँ, नीचे भी इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे कि कैसे रिलीजन केवल बेवकूफ़ी, पागलपन को फैलाने का एक तरीका है। कैसे रिलीजन के चलते डार्क एजेस आए जहाँ औरतों को जला दिया जाता था विच हंटिंग के नाम पर। तो यहाँ पर एक सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्यों एक रिलीजियस आदमी तलवार चाहता है, बंदूक चाहता है या पॉलिटिकल पावर चाहता है, पर रियलिटी में पावरफुल नहीं बनना चाहता, है ना। जैसा कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था रियलिटी में पावरफुल होने का क्या मतलब होता है। तो रियलिटी में पावरफुल होने का मतलब क्या हुआ, दोबारा समझते हैं।
समझ लो कोरोना वायरस आया, तो उसका सॉल्यूशन किसने दिया? साइंस और लॉजिक ने या रिलीजन ने? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया मेडिकल साइंस ने, यानी साइंस और लॉजिक ने। सॉल्यूशन रिलीजन में ने भी दिया था, ये मत भूलना, सॉल्यूशन रिलीजन ने भी दिया था। जब मोदी जी आए थे टीवी पे और उन्होंने कहा था, मित्रों 9:09 पर अपने घर के आगे दिए जला देना, जिसकी वजह से कोरोना गायब हो जाएगा। और यह था रिलीजन का सॉल्यूशन। तो ह्यूमन बीइंग जिसके पास केवल एक दिमाग है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है इस दुनिया में, वही उसका टूल ऑफ सर्वाइवल है, उसे रिलीजन ने छीन लिया। बस इमेजिनरी दुनिया में बहुत पावरफुल बना दिया। इसी को फ्राइडरिक नीचे रिलीजियस न्यूरोसिस भी कहते हैं, जिसकी बात वो बियॉन्ड गुड एंड इविल में थोड़ी ज़्यादा करते हैं। बाय द वे इसका चैप्टर भी है, नो आई हैव डिस्क्राइब्ड इट प्रीवियस वीडियोस में, होगा चेक करना। तो सवाल अभी भी बाकी है कि रिलीजियस मैन इस दुनिया में जीना क्यों नहीं चाहता? तो इसका जवाब है उसकी मोरालिटी, जो कि स्लेव मोरालिटी है, जो कि कमज़ोरी से निकल कर आ रही है। तो इस कमज़ोरी को फ्राइडरिक नीचे कहते हैं, एक स्पेशल टर्म देते हैं, वो कहते हैं रिजेंटमेंट। ये मोरालिटी रिजेंटमेंट की मोरालिटी है, यह रिजेंटमेंट से निकल के आ रही है। तो रिजेंटमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? रिजेंटमेंट का एग्जैक्ट मतलब वो है ना, काइंड ऑफ हेट्रेड विच कम्स फ्रॉम, कि दुनिया को देखना कि जहाँ पे तुम अनफेयरनेस देखते हो और वहाँ पे तुम पावरलेस हो कुछ ना कर पाने के, तो उससे एक फीलिंग जो निकलती है पावरलेसनेस से, अनफेयरनेस से, उसे तुम रिजेंटमेंट कह सकते हो। तो इस बात को समझने के लिए ना कि कैसे रिजेंटमेंट से मोरालिटी निकल कर आई, तो थोड़ा पुराने टाइम में वापस चलते हैं, जहाँ ना साइंस थी ना टेक्नोलॉजी, ना लोगों के पास साबुन था, ना चप्पल, ना गैस स्टोव, ना वॉशरूम। बीमारियाँ लग रही थी, लोग के लोग गांव के गांव ख़त्म होते जा रहे थे। ज़िंदगी काफ़ी डार्क थी उस टाइम पे। एक राजा है और उसका ज़मींदार। राजा तुमसे टैक्सेस कलेक्ट करता है और ज़मींदार के खेतों पे तुम काम कर रहे होते हो दिन भर, फिर भी तुम्हारी फैमिली सेमी भुखमरी की ज़िंदगी जी रही होती है। और दूसरी साइड राजा है और ज़मींदार जो तुम्हारी मेहनत की मलाई खा रहे होते थे। तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अनफेयर थी। अंदर से एक नफ़रत है अमीरों को लेकर के। तुम्हें पता है कि यार रियलिटी में अगर तुम एक्ट करोगे, कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें राजा के सैनिक या ज़मींदार तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो तुम केवल नेचर के सामने ही पावरलेस नहीं थे, तुम इंसानों के सामने भी पावरलेस थे। तो इस सिचुएशन में पहला सवाल ये आता है कि तुम कहाँ जीना चाहोगे? तुम रियलिटी में जीना चाहोगे ऐसे सिचुएशन में, या इमेजिनेशन में? अगर तुम खुद के हालातों को नहीं चेंज कर सकते, तो तुम कहाँ जीना चाहोगे? रियलिटी में या इमेजिनेशन में? या जब तुम खुद के हालातों को चेंज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो तुम किसे चेंज करने की कोशिश करोगे? दूसरों को। और दूसरों को कैसे चेंज करते हैं? तो उसका जवाब है मोरालिटी इटसेल्फ। तो यहीं पर नीचे बोलते हैं कि रिजेंटमेंट क्रिएटिव बनती है। रिजेंटमेंट क्रिएटिव बनती है और मोरालिटी को जन्म देती है, और एक इमेजिनरी दुनिया हेल और हेवन का जन्म होता है। तो जो तुम्हारी ज़िंदगी थी ना, जहाँ पे तुम पावरलेस थे और कमज़ोरी से भरी हुई थी तुम्हारी ज़िंदगी, वहीं पर एक जस्टिफिकेशन मिलना शुरू हो जाता है तुम्हारी ज़िंदगी को। सडनली जो अनफुलफिल्ड विशेस थी वो फुलफिल हो जाना शुरू होती हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में।
और तुम्हारी जो नफ़रत की विशेष थी, तुम चाहते थे कि उस किंग को, उस ज़मींदार को पनिश कर सको। अब वो पनिश होगा कहाँ? हेल में। तो यहाँ पे आदमी पावरफुल बन गया था एक इमेजिनरी दुनिया में। अब जो आदमी पावरफुल है, तुम एक्सप्लॉइट करके अपनी विशेष को पूरा करता है, वो हेल में जाके सज़ा मिलेगी उसे, क्योंकि रियलिटी में तो तुम पिट जाओगे, हम सब पिट जाएंगे जो। तो रिलीजन का जन्म हुआ काफ़ी डार्क, ग्रिम, पावरलेस लोगों से, उनकी एग्जिस्टेंस जो कि कमज़ोरी के अलावा कुछ नहीं थी। तो रिलीजन ने मोरालिटी को जन्म दिया, और रिलीजन ने सारी की सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन दिया। पर वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही था, 9:09 वाला, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होती थी, पर लोगों की ज़िंदगी में टॉर्चर बढ़ता जाता था, क्योंकि रिलीजन के सॉल्यूशन काम तो कभी आते ही नहीं थे। फिर लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, क्योंकि रिलीजन के पागलपन को जस्टिफाई भी तो करना था, क्योंकि रिलीजन के सॉल्यूशन की वजह से रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा था, और हमारे पास उस टाइम पे साइंस नहीं थी, साइंस के कोई टूल्स नहीं थे जिस पर हम रिलाई कर सकें। तो रिलीजियस जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके का होता था, सफरिंग का, दुख का इस दुनिया में, कि तुम्हें जितना ज़्यादा पेन मिल रहा है, तुम्हें जितना ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा है, क्योंकि ये सबूत है कि गॉड तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं, वो तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं पेन और सफरिंग दे करके। और इसी बात को लोगों ने मान लिया, और यही डेफिनेशन बन गई लव की, जो आज तक चलती हुई आ रही है। आज भी हम इसके रेमिनेंस हर तरफ देख सकते हैं, मूवीज़ से लेकर के बॉलीवुड की मूवीज़, हॉलीवुड की मूवीज़, अपनी ज़िंदगी हर तरफ। कैसे एक आशिक है जो कि अपना हाथ काट रहा है, व्हाट ही इज़ डूइंग एग्जैक्टली, ही इज़ फॉलोइंग दिस डेफिनेशन ऑफ लव, रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ लव, जहाँ पे खुद को टॉर्चर कर रहा है। वो दिखा रहा है कि हाउ मच ही लव्स दैट गर्ल by cutting his hand, by writing that love letter in the blood. That what he is trying to do. Now, अभी मैंने क्या बोला था? So, एक आशिक जो अपना हाथ काट कर ये दिखा रहा है, टॉर्चर कर रहा है खुद को। तुम बॉलीवुड की मूवीज़ उठा लो, एक हीरो है जो कि एकदम ही जाता है, गोली खा लेता है थक थक हीरोइन के लिए। इससे ये पता लगता है कि कितना प्यार करता है वो हीरोइन को। तो जो जितना टॉर्चर कर सके खुद को, वही उतना ही प्यार करता है। और ये थी रिलीजियस की नॉनसेंस, जिसकी वजह से रिलीजियस आदमी अपने आप को खुद को टॉर्चर करने लगा, खुद को ही कोड़े मारने लगा, खुद को सुखाने लगा, खाना पीना छोड़ने लगा कि अपना को टॉर्चर करूँगा मैं। जितना टॉर्चर करता था उसे उतना ही लगता था कि नाउ आई एम डूइंग समथिंग फॉर द गॉड। बाय द वे, प्रीवियस वीडियो व्हाट इज़ फिलॉसफी में इसके बारे में हल्की सी थोड़ी सी और डीप में बात करिए, उसे भी चेक कर लेना। तो प्यार दिखाने का अल्टीमेट तरीका क्या हुआ एग्जैक्टली इस डेफिनेशन के अनुसार, कि जो जितना अपने आप को खुद को टॉर्चर कर सके, दुख पहुंचा सके, बाप अपने बेटे की गर्दन काट दे और वो पेन में चला जाए, दुख में चला जाए, दैट इज़ लव फॉर गॉड। तुम खुद को जितना शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर कर सको, सीधा ऊपर ही पहुंच जाओ टॉर्चर करते करते, देन यू हैव शोन दैट यू ट्रूली लव गॉड। नाउ दैट इज स्लेव मोरालिटी फॉर यू गाइस। तो फ्रेडरिक नीचे ने रिलीजन को इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उन्हें एंटी क्राइस्ट भी कहा गया ना। नीचे जिस टाइम पर पैदा हुए थे, उस टाइम पर साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा था, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी। साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रियलिटी में पावरफुल बना रही थी, पर अभी भी इतना भी नहीं हुआ था,
स्टार्टिंग पॉइंट था उस टाइम पे। उस समय रिलीजन ख़त्म हो रहा था क्योंकि साइंस इधर से रिलीजन को काट रही थी, पर साइंस अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई थी कि साइंस के ऊपर हम रिलाई कर सकें, साइंस के टूल्स के ऊपर हम रिलाई कर सकें। उसी टाइम पे फ्राइडरिक नीचे गॉड इज़ डेड का बात करते हैं और वो कहते हैं कि वी हैव एंटर्ड इनटू द एज ऑफ नाहिलिज्म। और उसी टाइम पे या फिर फ्राइडरिक नीचे से थोड़ा पहले आर्थर शोपेनहावर भी थे, है ना, जो कि एथीस्ट है बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ पेसिमिस्ट। अजीब सी बात है ये, क्योंकि जब मैं एथीस्ट कह रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ? एथीस्ट इज समवन हु डजंट बिलीव्स इन गॉड, हु बिलीव्स इन दिस वर्ल्ड, स्टिल ही इज़ अ पेसिमिस्ट। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? क्योंकि जो आर्थर शोपेनहावर थे वो उस रिलीजियस मोरालिटी की कॉन्टीन्यूअस कर रहे थे, है ना, वो कॉन्टीन्यूटी में लेके जा रहे थे रिलीजियस जो मेटाफिजिक्स थी उसे। और रिलीजियस मेटाफिजिक्स क्या थी एग्जैक्टली? कि दुनिया माया है, टेस्टिंग ग्राउंड है, ये दुनिया सफरिंग है और इस सफरिंग से बच के भागने का एक ही तरीका है, डैश। और जितनी जल्दी से जल्दी प्रे करो कि तुम यहाँ से निकल सको, इस सफरिंग से बचने का एक ही तरीका है। आई कांट से दैट अबाउट बिकॉज यूट्यूब की नई पॉलिसीज़ हैं, सो समझ जाओ। तो आर्थर शोपेनहावर ने इसी मेटाफिजिक्स की रियलिटी को एक्सेप्ट किया था। पर उस टाइम पे जैसा कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो साइंस का ना सहारा था और रिलीजन का सहारा छूट रहा था। उसी टाइम पे नीचे ने अनाउंस किया कि एज ऑफ नाहिलिज्म है, डेथ ऑफ गॉड है। तो ये सारी बातें उसी टाइम की थी। और उसी टाइम पे तुम देखोगे नए नए डिफरेंट पैसिमिस्ट आए जा रहे थे, फिलोसोफर्स। जैसे आज के टाइम पे साइंस डेवलप हो गई है, हम आज के टाइम पे साइंस पे रिलाई कर सकते हैं, पर आर्थर शोपेनहावर और नीचे के टाइम पे साइंस लोगों को पावरफुल बना रही थी, पर इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं बना रही थी, है ना। उसके टूल्स सबसे रिलायबल नहीं हुए थे, है ना। अगर समझ लो आज कोई इंसान है, एथीस्ट है, कुछ भी है, और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसे कुछ पता हो ना हो मेडिसिन के बारे में, वो मॉडर्न मेडिसिन पे रिलाई कर सकता है। किसी को कितनी भी बड़ी बीमारी हुई हो, हम सबको पता है कि उसे कहाँ लेके जाना है, दैट इज़ हॉस्पिटल। सिंपल। हमें कुछ पता हो या ना हो, वी नो दैट वी कैन रिलाई अपॉन हॉस्पिटल्स, वी कैन रिलाई अपॉन मॉडर्न साइंस टू सेव आवर लाइव्स। और पहले क्या होता था एग्जैक्टली? जब साइंस नहीं थी, जब साइंस के टूल्स नहीं थे हमारे पास रिलाई करने के लिए, तो हम उसे कहाँ लेके जाते थे? जो इंसान बीमार पड़ गया है, हम उसे लेके जाते थे प्रीस्ट के पास। और प्रीस्ट क्या करता था? प्रीस्ट उसे सीधा ऊपर वाले के पास यार। और ऊपर वाले के पास तो प्रीस्ट भेज ही देता था और कुछ फालतू के रीज़न भी दे देता था मेंटल रिलीफ के लिए। घर वालों को बोल देता था ही इज़ गोइंग इन टू हेवन, ही इज़ रेस्टिंग इन पीस नाउ, भैया जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आज के टाइम पे हम फुल्ली रिलाई कर सकते हैं साइंस और साइंटिफिक टूल्स पे। आर्थर शोपेनहावर और नीचे के टाइम पे हम रिलाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उस टाइम पर बहुत सारे पेसिमिस्ट फिलोसोफर आए, क्योंकि गॉड थे नहीं और साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि उस टाइम पर रिलाई किया जा सके। तो हम सब कहीं इसी बीच में फंसे हुए थे। इसलिए कई सारे एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स लाइक सोरेन किरकेगार्ड, वो कहते हैं लीप ऑफ फेथ के बारे में, यू शुड टेक दैट लीप ऑफ फेथ। क्यों कहते हैं समझ आया? क्योंकि साइंस उस समय डेवलप हो रही थी और कोई वजह नहीं है। दे वर रैशनलिस्ट, बट हमारे पास उस समय उतने टूल्स नहीं थे जिसकी वजह से हम रिलाई कर सकें।
है ना। पर लीप ऑफ फेथ जैसी फालतू बात फ्रेडरिक नीचे नहीं करना चाहते थे। तो फ्रेडरिक नीचे ने पढ़ना शुरू किया उन कल्चर्स के बारे में, उन देशों के बारे में जो कि सक्सेसफुल थे। तो फ्रेडरिक नीचे का इंटरेस्ट ग्रीस ने खींचा, जहाँ एक के बाद एक फिलोसफर्स, मैथमेटिशियंस आते गए, जहाँ सिस्टमैटिक फ़िलोसफी का जन्म हुआ। दुनिया में इधर उधर जन्म हो रहा था आर्ट इधर उधर, मतलब आर्ट का थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब का हो रहा था, बट ग्रीस में सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। तो ऐसा क्या था ग्रीस में कि वहाँ इन चीज़ों का जन्म हुआ? तो ग्रीस में दो चीज़ें काफ़ी यूनिक थी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। पहली चीज़ थी वहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम कंपेयर टू अदर नेशंस ज़्यादा थी। वहाँ किसी को भी अपनी बात रखने पर मारा नहीं जाता था। सोक्रेटिस को मार दिया गया था। अब उसके पीछे भी डिफरेंट रीजंस हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। तो मतलब कंपेयर टू अदर नेशंस वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम ज़्यादा थी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो ग्रीस की कहानियाँ थी उनके अनुसार वहाँ का कोई क्रिएटर नहीं था, दुनिया का कोई क्रिएटर नहीं था, दुनिया का कोई मैनेजर नहीं था, कोई आसमान में बैठ के दुनिया को मैनेज नहीं कर रहा था। दुनिया बस थी, इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं था। पर ऐसा नहीं था कि ग्रीक के पास गॉड्स नहीं थे, गॉड्स थे, पर ग्रीक के गॉड्स में ये फ़र्क था ह्यूमन बींग से, कि ग्रीक के गॉड्स ह्यूमन बींग से थोड़े ज़्यादा पावरफुल थे। ग्रीक के गॉड्स रियलिटी में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते थे, बारिश करा दी, हो ठंडर फेंक दिया, जो भी, पर ज़्यादा इंटरफेयर वो भी नहीं कर सकते थे। अगर वो रियलिटी में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते तो रियलिटी उन्हें सबक सिखा देती थी। तो रियलिटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज़ थी, उसके लॉज अलग थे और कोई भी इन लॉज को कंट्रोल नहीं करता था। नाउ कंपेयर इट विद अनदर रिलीजियस नेशन, जहाँ के गॉड ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, है ना, उन्होंने दुनिया को बनाया है और वही डिसाइड करते हैं कि रियलिटी कैसे चलेगी। तो ग्रीक गॉड्स के पास, गलत पढ़ देता हूँ कभी कभार, तो ग्रीक गॉड्स ह्यूमन के काफ़ी पास थे। वहाँ पर ह्यूमन को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं समझा गया, या फिर वहाँ पे किसी को गॉड्स की कठपुतली की तरह नहीं देखा गया। वहाँ पर ह्यूमंस को देखा गया कि जो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में अदर वर्ल्ड जैसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई हेवन नहीं है, कोई हेल नहीं है, बस यही दुनिया है, बस यही दुनिया है, और इसी दुनिया में जो भी करना है हमें इसी दुनिया में करना है। और ये थी हमारी ग्रीक की माइथोलॉजी, और इसी वजह से शायद ग्रीक ने इतना कुछ डेवलप किया। और इसी वजह से शायद ग्रीक ने सेलिब्रेट किया दुनिया को, यूथ को सेलिब्रेट किया ग्रीक ने, ब्यूटी, पावरफुल ह्यूमन बॉडीज़ को सेलिब्रेट किया। वहाँ के स्क्रप्चर्स देखो, वहाँ की मूर्तियों को देखो, व्हाट डू दे लुक लाइक? दे आर पावरफुल, दे आर मस्कुलर, दे आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडीज़, यूथफुल इन देयर यूथ। इसको ग्रीस ने सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी साइड रिलीजियस नेशन थे, जहाँ बहुत बड़े पिरामिड्स बनाए गए, इजिप्ट, बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए। पर सवाल है किसके लिए? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज डैश बॉडीज़ के लिए। तो रिलीजियस नेशंस ने डैश का सेलिब्रेशन था। एक साइड जहाँ ग्रीक में बॉडी और बॉडी के प्लेजर्स का सेलिब्रेशन था, वहीं दूसरी साइड रिलीजन में बॉडी को नीचे की चीज़ की तरह देखा गया, जो कि एक ट्रैप था जिसमें सोल फंसी हुई थी, और जितनी जल्दी हो सके इस बॉडी को छोड़ के चले जाना था हम सबको। बॉडी
रिलीजन जो था वो बॉडी के प्लेजर से भागता था, क्योंकि वो सारे प्लेजर्स घिरे हुए हैं बॉडी के। और हम जैसे जो कि केवल और केवल सफरिंग से ही प्यार दिखाते हैं, वो कैसे प्लेजर्स को करेंगे। और यही फ़र्क था ग्रीक और रिलीजियस नेशन में। अगर सिंपल टर्म्स में कहो तो रिलीजन नफ़रत करता था इस दुनिया और यहाँ के जितने भी प्लेजर्स हो सकते हैं। दूसरी साइड ग्रीस था, जहाँ इस दुनिया के लिए प्यार था, शरीर के लिए प्यार था, प्लेजर्स के लिए प्यार था, और सफरिंग और दुख के सामने इंसान सीना तान के खड़ा था। इसी वजह से वहाँ नॉलेज भी पॉसिबल हुई, क्योंकि नॉलेज के लिए इस दुनिया में प्यार चाहिए, इस दुनिया के लिए प्यार चाहिए, सोफिया, द लव फॉर विजडम। इसलिए वहाँ फादर ऑफ फिलोसफी का भी जन्म हुआ, जो कि थे थेल्स ऑफ मेलिटस, जिन्होंने कहा था कि दुनिया पानी की बनी हुई है, हर चीज़ पानी से ही जन्म होती है और पानी में ही मिट जाती है ना। अब उसके पीछे रीजनिंग ये थी कि अगर तुम गड्ढा खोदते जाओ तो जो सॉइल है वो पानी बन जाती है, आसमान में हवा पानी, आसमान से पानी बरसता है तो हवा पानी बन गई है। खोदते जाओगे तो क्या बोलते हैं उसे, ज़मीन पानी बन गई, और उसके बाद पानी को बाहर छोड़ दो, पानी हवा बन गई। तो इस वजह से अपने शरीर को भी काटो, ब्लड लिक्विड है, रेड पानी। तो हर चीज़ इसी लाइन ऑफ रीजनिंग के थ्रू इस कंक्लूजन पे वो पहुँचे थे कि ये दुनिया पानी की बनी हुई है। हर चीज़ बस पानी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, है ना। तो आगे चल के उनके शिष्य हुए बहुत सारे जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं है, आग है। तो किसी ने बोला मिट्टी है, पर मेन पॉइंट ये नहीं था। मेन पॉइंट ये है कि लोग यह खोजने की कोशिश कर रहे थे कि ये दुनिया बनी किस चीज़ की है, ना कि एक इमेजिनरी दुनिया अपने दिमाग में उन्होंने क्रिएट कर ली थी, है ना। वो इस बात में लगे हुए थे कि इस दुनिया को जितना हो सके एक्सप्लोर करें। इस बात में नहीं लगे हुए थे कि एक इमेजिनरी दुनिया बना ले, वहाँ पे गॉड खड़ा कर ले, या फिर इस दुनिया को किसने बनाया, गॉड ने। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि उन लोगों से सावधान रहना जो दूसरी दुनिया की बात करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि इस दुनिया के बनो, है ना। ऊबरमैन जो भी है, एग्जैक्ट क्या है पता नहीं, है ना, बिकॉज फ्रेडरिक नीत्शे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करते नहीं थे, 4-5 लाइनों में बातचीत करते हो, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन उन्होंने किया नहीं। बस इतना है कि वो इस दुनिया का होगा ऊबरमैन। है ना। और एक और रीज़न है कि जिसने भी इस दुनिया पे फोकस किया, इस दुनिया का रहा, वही डेवलप भी हुआ। तो फ्रेडरिक नीत्शे यहाँ से ग्रीस से ही 2 अपोजिंग फोर्सेस को देखते हैं इंसानों के अंदर। वो नोटिस करते हैं कि इंसानों के अंदर 2 अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, या फिर वो इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। तो उन्होंने जो पहली फोर्स बोली, वो बोली रीज़न और लॉजिक की, और दूसरी इमोशंस या पैशन, जो कि हो सकते हैं एंगर, लस्ट, हेट्रेड एसेट्रा। इसी पर नीचे, है ना, 2 ग्रीक गॉड्स को उठाते हैं सिंबलाइज करने के लिए। तो जो पहले ग्रीक गॉड थे वो थे अपोलो, जो है ना, और दूसरे थे डायनाइसियस। तो जो अपोलो थे वो रिप्रेजेंट करते हैं रीज़न, रैशनैलिटी और लॉजिक को, और दूसरी साइड डायनाइसियस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पैशन, इमोशन, फ्रेंसी, और उन्हें गॉड ऑफ वाइन भी कहा जाता है ना। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा बहुत इन दोनों पार्ट्स को। तो जो पहला इंसान या फिर जो पहला मिशन मून के लिए भेजा गया था, उस मिशन का नाम था इत्तेफाक से अपोलो,
जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग्स की रैशनैलिटी, पीक ऑफ रैशनैलिटी, पीक ऑफ रीज़न एंड लॉजिक। वो अपोलियन स्पिरिट को कैप्चर करता है वो रॉकेट। या फिर रीसेंट एग्जांपल ले लो यार, इलॉन मस्क का। जब उनके रॉकेट्स धरती पर वापस आए तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली? वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की पीक ऊंचाइयों को, रीज़न और लॉजिक की और रैशनैलिटी की। और दूसरी साइड कॉन्सर्ट्स जैसे हो रहे थे, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं डायनाइसियन स्पिरिट को, है ना, जहाँ पे प्लेजर है, जहाँ पे एक्सटेसी है, जहाँ पे इन्जॉयमेंट है, पीपल आर इन्जॉइंग, जहाँ पे क्राउड है, दे आर इन्जॉइंग इट टुगेदर। तो वो रिप्रेजेंट करता है इन्जॉइंग द पैशंस ऑफ द बॉडी, इन्जॉइंग दिस वर्ल्ड, है ना, इन्जॉय करना इस धरती के प्लेजर्स को। तो एक साइड इलॉन मस्क के रॉकेट रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने दुनिया को इतने अच्छे से समझ लिया है कि हमने इस दुनिया को कॉन्कर कर लिया है और हम दुनिया से बाहर भी जा रहे हैं। दूसरी साइड रिप्रेजेंट करती है इस दुनिया की, इस बॉडी की सेलिब्रेशन, हेटरेट नहीं। और नीचे के अनुसार ध्यान से सुनना, ये जो डायनाइसियन स्पिरिट थी, इसकी पोजीशन ऊपर है अपोलो से, क्योंकि वो जो इलॉन मस्क का रॉकेट है, ना ऐसे लोगों ने, ना ऐसे समाज ने डेवलप किया जो कि इस दुनिया को नफ़रत करते थे, इस दुनिया को एज ए टेस्टिंग ग्राउंड देखते थे, या फिर इस दुनिया को एज अ माया देखते थे। जबकि ऐसे लोगों ने उस रॉकेट को बनाया जो कि इस दुनिया को इंजॉय करते थे। उनके लिए दुनिया है। थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वहाँ सब कुछ डेवलप होता है, भले ही म्यूज़िक हो या फिर ड्रामा या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स, सब कुछ उधर ही डेवलप होते हैं। और दूसरी साइड एआई हो, रॉकेट हो, इनोवेशन हो, नोबेल प्राइजेज हो, सब उधर ही है, सब उधर ही डेवलप हो रहे हैं। यानी वहाँ पे रैशनैलिटी की भी ऊंचाइयाँ तुम्हें दिख रही हैं और प्लेजर की भी ऊंचाइयाँ। जबकि दूसरी साइड रिलीजियस नेशंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। यहाँ मैक्सिमम ये होता है कि हम अमेरिकन्स को कॉपी कर लेते हैं। हमने तो ना प्लेजर्स की ऊंचाइयों को पकड़ा, ना रैशनैलिटी की। क्यों? क्योंकि इन नेशंस में आज भी दुनिया को एज अ माया या फिर एज अ टेस्टिंग ग्राउंड देखा जाता है। तो अगर रैशनैलिटी की ऊंचाइयों को छूना है तो ये सबसे पहले जानना होगा कि ये दुनिया है और यही दुनिया है। तो इस बात को एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है? तो फ्रेडरिक नीत्शे जो है इसे समझते थे कि सबसे पहले इस दुनिया को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो कुछ डेवलप करेंगे। तो एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है? तो इसका जवाब है, हमने जिन वजहों से इस दुनिया को रिजेक्ट किया था उसको हमें उलट करना होगा। तो हमने इस दुनिया को रिजेक्ट किया था क्योंकि हमारी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी, अनप्लेजरफुल थी यार। सोचो ज़रा उस मजबूर पावरलेस किसान के बारे में जो कि मिडेवल एरा में रहता था। क्या थी उसके पास? कुछ नहीं, पावरलेस। इन्जॉयमेंट तो भूल जाओ, खाने के लिए ढंग से खाना भी नहीं था। तो इस दुनिया को इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है ना। और इन्जॉयमेंट कैसे कर सकते हो प्लेजर्स कैसे लेते हैं? विच इज़ थ्रू म्यूज़िक, डांसिंग, है ना, लोगों के साथ मज़े में, लोगों के साथ अगर तुम्हें एग्रेशन विच इज़ अ काइंड ऑफ पैशन, अगर उसे इन्जॉय करना है तो गो जॉइन अ फाइटिंग क्लब जहाँ पे एक्सप्रेशन है किसका? एग्रेशन का, इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे विच इज़ पॉसिबल। अगर तुम्हें एडवेंचर को इन्जॉय करना है, दैट फियर सॉरी एडवेंचर कह रहा हूँ, फियर को इन्जॉय करना है, गो फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स।
क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी बॉडी को और इस दुनिया को सेलिब्रेट करने में मदद करती हैं, है ना। और जब तुम एग्रेसिव स्पोर्ट्स में या फिर अपने पैशंस को एंजॉय करना चाहते हो, एक और चीज़ नोटिस करना, या फिर क्राउड के साथ जब तुम होते हो, यू फॉरगेट योर सेल्फ. इट इज़ जस्ट प्योर enjoyment. It is just pure anger, but in a creative way. वो animalistic anger नहीं है. It is anger, but in the most creative way possible. और अजीब सी बात यही है ना, कि जो इस दुनिया का हुआ, जिसने इस दुनिया को एंजॉय किया, उसी ने MMA जैसे स्पोर्ट्स को भी जन्म दिया. MMA किसकी देन है? अमेरिका की. भारत में पता नहीं आखिरी टाइम कब कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स का जन्म हुआ था. पहला ही हुआ था शायद से, पता नहीं कितने, हो सकता है 10,000 करोड़ साल पहले हुआ हो. तो डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ हेट इन मी फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ये थोड़ी सी हेट है अपनी कंट्री को लेके इस सेंस में. तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं डायनाइसियन स्पिरिट को. तो थोड़ा सा हल्का सा इस सेंस में यहाँ पे हम थोड़ा सा ओशो का क्रिटिक करने वाले हैं. इसी जगह पे सोचा कि पॉइंट पे आ गए तो ओशो का भी क्रिटिक कर ही देते हैं. इस जगह पे ओशो गलत थे. ओशो वॉज लाइक कि ही हैज़ डेवलप दिस लाइन ऑफ मेडिटेटिव मेथड्स, है ना, कि जहाँ पे ही वॉज लाइक कि जाओ फुल्ली पैशन, बट देयर वॉज नो क्रिएटिविटी देयर. वेयर वॉज द क्रिएटिविटी? अपने आप में एग्रेशन, यू कैन नॉट एन्जॉय इट. There is nothing about aggression which is enjoyable, but when it takes form of creativity, जब वो combat art की form में आता है, then it is aggression in the most beautiful way which is possible. मतलब समझ आ रहा है? डांसिंग जो है, डांसिंग मूवमेंट है बॉडी की, बट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल. फुटबॉल क्या है ना, फुटबॉल में इंसान बॉल पे लात मार रहा है. बॉल पे लात मारना अपने आप में एंजॉयमेंट नहीं है, बट ही इज़ हिटिंग द बॉल इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे विच इज़ पॉसिबल. अगर तुम केबल क्रिकेट को ही देखो तो क्या है भाई, एक लकड़ी है हाथ में जिसे लेके लोग खड़े हैं, और है ना, उस पर एक इंसान थ्रो कर रहा है बॉल और उस लकड़ी से मार रहे हैं, बट in the most beautiful way which is possible. That's why we love enjoying it. We love watching sports. हम देखना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स किस स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं, कितना वो ब्यूटीफुली उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. That's why we enjoy the feeling, being with the crowd and forgetting ourselves and enjoying the most beautiful human activity there is. We are watching multiple human beings. हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं hitting the ball in the most beautiful way there is. और यही है डायनाइसियन स्पिरिट. समझ पा रहे हो? तो हम अब उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ हमें वेल और यही था ओशो का क्रिटिक भी, कि एक साइड जहाँ ओशो ने ब्यूटी को मिस कर दिया था. उनके मेडिटेटिव में कुछ ब्यूटी नहीं है. इट्स लाइक पागल हो जाओ स्टिगमंड फ्रॉइड के बेसिस पे. वेल दैट्स वाई ओशो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए. उनके सिस्टर पागलों की तरह बस ऐसे ही नाचते फिरते रहते हैं बेवकूफ़ लोग. तो उन्होंने भी काट दिया सबका. तो चलो अब हम इस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें नीचे का काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि है विल टू पावर. तो फ्राइडरिक नीचे कभी एग्जैक्टली नहीं बताते कि क्या है ये विल टू पावर. बस छोटे मोटे हिंट्स इधर उधर देते रहते हैं, क्लियर नहीं करते. क्लियर तो वैसे फ्राइडरिक नीचे जिनोलॉजी और मोरल्स के बाद और कुछ
ना जिनोजी मोराल्स वो बुक थी जो मैंने पढ़ी थी और मुझे लगा था कि सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर है, सिस्टमेटिक है। बाकी हर तरफ इट्स लाइक पैराग्राफ 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 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, अब उन्हें बैठ के तुम समझते रहो। तो रीज़न और लॉजिक के बहुत ज़्यादा फ्रेडरिक नीचे फ़ैन भी नहीं थे। ही लव्ड दिस जूस, ही लव्ड दिस ब्यूटीफुल पोइट्री, जो भी। सो हम कहाँ पे थे, हम समझने वाले थे विल टू पावर को। तो फ्रेडरिक नीचे बियॉन्ड गुड एंड इवल के लास्ट चैप्टर में कहते हैं लिविंग इटसेल्फ इज विल टू पावर, यानी जिंदा रहने का मतलब ही विल टू पावर। डेथ का मतलब, इसका मतलब इससे उल्टा। तो इस टाइम हम इसे ही एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है विल टू पावर का मतलब। तो इस विल टू पावर का मतलब हम थोड़ा सा सिंपल लेकर चलते हैं। विल टू पावर का सिंपल मतलब हुआ कि हर इंसान जो कि इस दुनिया में है वो पावरफुल बनना चाहता है, इंटरनली या एक्सटर्नली, दोनों ही तरह से। इंटरनली पावरफुल होने का क्या मतलब हुआ, इमोशनली स्ट्रांग, डिसिप्लिन होना, जो कह रहे हो उसे करने की एबिलिटी लाना, ये होता है तुम्हारा इंटरनली स्ट्रांग होने का मतलब, अपने प्रोमिसेस को रख पाना। और एक्सटर्नली पावरफुल होने का क्या मतलब होता है कि शरीर से मजबूत होना, मटेरियली पावरफुल होना। मटेरियली यानी पैसा वाइज, ज़्यादा पैसा, तगड़ा शरीर, और ये सारी चीज़ें पावर में आती हैं। एक्सटर्नली पावरफुल होने का मतलब ये होता है। तो हम सब चाहेंगे कि हम फिज़िकली, मेंटली, मटेरियली, तीनों तरीके से स्ट्रांग हो। पर सवाल ये है कि कैसे एक इंसान जो है पावरफुल बनता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। समझ लो कोई बीमारी आती है या महामारी आती है, गांव के गांव, शहर के शहर ख़त्म हो जाते हैं। पहले लोग खेती दिन भर करते थे, फिर भी उनके घर में शायद खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। ठंड में लोग ठिठुर के मर जाते थे। तो हम उस टाइम पे इतने भी पावरफुल नहीं थे कि हम इन सारी ट्रेजेडीज़ का सामना कर पाएँ। तो इन सारी ट्रेजेडीज़ हमें ख़त्म कर देती थी। तो हमने इन सारी ट्रेजेडीज़ को ख़त्म कैसे किया, इन ट्रेजेडीज़ के ऊपर जीत कैसे पाई? तो उसका सिंपल जवाब है रीज़न एंड लॉजिक। जहाँ एक साइड रिलीजन ने हमें भगोड़ापन सिखाया, है ना, ये सिखाया कि बस एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ख़त्म हो जाओ, दैट्स इट। तुम जाके इफ़ यू लुक एट लाइक बुद्धिज़्म एंड ऑल दैट, वो तो क्लियरली कहते हैं अकेले ही चले जाओ किसी पहाड़ पे, वहीं पे जाके सारे मॉन्क्स वॉन्क्स ये सब रह रहे हैं। पर एक बात समझो, रीज़न और लॉजिक की वजह से ये जो कैमरा है जो मेरे सामने लगा है, ये जो माइक है, या फिर ये लाइट है, यहाँ पे लाइट है, कंप्यूटर है, वेयर इज़ माई मोबाइल फ़ोन, ओह देयर इज़ माई मोबाइल फ़ोन, है ना, मैं उठ के नहीं जाना चाहता उसे पिक करने के लिए। ये सब किसकी देन है? इज़ इट द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन? नहीं। वो जो वैक्सीन्स बनी थी वो किसकी देन है? इज़ इट द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन? नहीं। उससे भी नहीं होता था तो रिलीजन का पागलपन क्या कहता था कि भैया वैक्सीन्स लो ही मत। तो रीज़न और लॉजिक की वजह से हमने मेडिकल साइंस को डेवलप किया, मैथमेटिक्स को डेवलप किया, केमिस्ट्री को भी जन्म दिया। और इन सारी चीज़ों की वजह से, समझना ज़रा ध्यान से सुनना, इन सारी चीज़ों की वजह से हम सब एम्पावर हो पाए हैं। लुक एट दिस क्लोथ्स, लुक एट दिस। ठंड पड़ रही है, या तुम सोच के देखो, अगर मैं किसी होता राजा महाराजा के ज़माने में, जो मिडेवल टाइम्स पे, मेरे पास ये पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते उस टाइम पे, ठंडा में ठिठुर रहा होता कहीं पे,
एकदम हड्डी सा। तो रीज़न और लॉजिक और साइंस, इन सारी चीज़ों ने मिलकर हमें पावरफुल बनाया है। और जिसे फ्रेडरिक नीचे डायनाइसियन स्पिरिट कहते हैं, और इस दुनिया को सेलिब्रेट करना ही पहला स्टेप होता है पावरफुल बनने का, ना कि रिलीजियस मोरालिटी जो भगौड़ापन सिखाती है। हम सब यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन को खाना मिल पा रहा है, क्यों? बिकॉज हमने फर्टिलाइजर्स डेवलप करे, हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीज़न और लॉजिक, जिसकी वजह से हमने इस दुनिया के जो रिसोर्सेज हो सकते थे उन्हें मैनिपुलेट किया और अपने सर्वाइवल के लिए सिचुएशंस क्रिएट करी। दैट्स हु वी आर। और इस सर्वाइवल के लिए, ना केवल सर्वाइव करने के लिए, यू हैव टू बिकम पावरफुल। और पावरफुल का यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब क्लियर हो रहा है। कई सारे लोग केवल पावर को पॉलिटिकल सेंस में ही लेते हैं कि बंदूक बंदूक पावर का मतलब। दैट इज़ रियल पावर, है ना। जो मेरे पास एक कपड़े हैं, जो मेडिकल साइंस है, जो अमेरिका कर रहा है इस समय, जो यूरोपियन नेशंस कर रहे हैं, दैट इज़ दे आर मेकिंग ह्यूमन बींग्स पावरफुल। उस वैक्सीन ने जितने लोगों को पावर दी थी, उनके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाया था कि वो जो बैक्टीरिया है, जो कोरोना का जो वायरस है, उसे ओवर पावर कर पाएँ। वो मेडिकल साइंस की देन थी। मेडिकल साइंस देन है रीज़न और लॉजिक की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज विल टू पावर देन? विल टू पावर, जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन में ही बोला था, लिविंग इटसेल्फ इज विल टू पावर। तुम जिंदा हो क्योंकि तुमने किसी को ओवर पावर किया है। हमने नेचर को ओवर पावर किया, हमने बैक्टीरिया को ओवर पावर किया, हम उन सबसे ज़्यादा पावरफुल बने। दैट इज़ योर विल टू पावर, एंड दैट्स व्हाट नीचे's philosophy in short is। हाँ, तो ये थी हमारी नीचे की फिलॉसफी। होप ये सारी बातें क्लियर हुई हों। नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने क्वेश्चंस लिखो। और एक बात और, फ्रेडरिक नीचे की फ़िलासफ़ी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और हैं, लाइक एटर्नल रिकरेंस एंड ऑल दैट। वेल, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स? क्या सोचता हूँ मैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में? तो इसका जवाब है कि वैसे मैंने कभी पढ़ा नहीं उन सारे चीज़ों के बारे में, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ अपना, बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। कि जो एटर्नल रेकरेंस है वो शायद फ्रेडरिक नीचे ने इसलिए दिया हो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह, कि जो इंसान इमेजिनेशन में ही जी रहा है तो उसे इमेजिनेशन के थ्रू ही पावरफुल बनाओ। कि समझ लो इसी दुनिया में तुम्हें बार बार जीना है। अजीब सी बात यह है कि अदर वर्ल्ड्स के बारे में अभी भी बात नहीं कर रहे एटर्नल रेकरेंस में, कि इसी दुनिया में जीना इसी दुनिया में जीना है तो इस तरीके से जियो कि इसी दुनिया में तुम्हें बार बार जीते रहना है, ना कि अदर वर्ल्ड है। इट वॉज जस्ट ए थॉट एक्सपेरिमेंट कि मरने के बाद भी तुम्हें इसी दुनिया में आना है। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से शायद जो रिलीजियस आदमी था वो इस दुनिया में शायद जीना शुरू कर दे। उसके बाद थस स्पोक ज़रथुस्ट्रा वाली किताबें हैं जहाँ पे फ्रेडरिक नीचे he just becomes mystical, I would say. There are some mystic elements in the Nietzschean philosophy जो हम डिस्कस करेंगे, बट ये थी फ्रेडरिक नीचे की फ़िलासफ़ी इन शॉर्ट। तो चलो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।